साथियों, पिछले 4-5 दिन से एक बड़ी बहस इस देश में चल रही है और वो बहस है सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर। कल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके साथ में वायुसेना के सीनियर अधिकारी बैठे थे, नौसेना के सीनियर अधिकारी बैठे थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से ये योजना वापस नहीं होगी। और आज समाचार आ रहा है कि इस योजना के लिए सूचना भी जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। थल सेना की तरफ से, वायुसेना और नौसेना की तरफ से भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तकरीबन 46,000 अग्निवीर इस योजना के तहत लिए जाने हैं। करीब 40,000 थल सेना में और 3-3 हजार के लगभग वायुसेना और नौसेना में। बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े विश्वास के साथ सरकार की तरफ से न केवल इस योजना की घोषणा की गई, बल्कि सैनिक अधिकारियों के माध्यम से, जैसे व्यापारी अपने किसी प्रोडक्ट को, अपने किसी उत्पाद को, अपने किसी सामान को बेचता है और उसकी खूबियां बताता है, ठीक इसी तरह से सेना के माध्यम से, सेना के अधिकारियों के माध्यम से इसकी खूबियां बताई जा रही हैं। इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार पहले की तरह जैसे जिद्दी होती है वैसे ही काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो ये है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, मुंह पे ताले लगे हुए हैं, जैसे गूंगे बहरे बन गए। और अब रक्षा मंत्री भी शांत हैं। लेकिन जो भी सारी चीजें अब सामने आ रही हैं, उसको पेश करने की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि सेना में कोई नौकरी निकाली जा रही है और उसको बताने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसकी सेल्स के लिए जो है सेना का उपयोग किया जा रहा है। सैनिक अधिकारी आके बता रहे हैं, ऐसे जैसे पॉलिटिशियंस बताते हैं। पहली बार ये ऐसा हो रहा है। अब बड़ी बड़ी खूबियां बता रहे हैं कि इसमें इतना पैसा मिलेगा और साथ में, पैसे के साथ साथ में आपको और भी चीजें हैं, जैसे जो कैंटीन है, सेना की कैंटीन, उससे सामान खरीदने का अधिकार भी आपको होगा। आपको वर्दी अलाउंस भी मिलेगा, हार्डशिप अलाउंस भी आपको मिलेगा। और अगर इन 4 साल में आप शहीद हो जाते हैं तो आपको 1 करोड़ का, आपके परिवार को इंश्योरेंस भी मिलेगा, मुआवजा बोले जिसे। और इसके साथ साथ अगर आपको चोट लगती है, 75% आपकी डिसेबिलिटी है, तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर 50% है तो आपको 15 लाख रुपए मिले। साथ में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहा गया कि 4 साल बाद जब आपको सेना से निकाल दिया जाएगा तो आपको 10,71,000 रुपए मिलेंगे।
कोई कह रहा है कि आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट में जो है 10,71,000 और कोई कह रहा है कि 20 लाख। ये अंतर कैसे है, कैसे जोड़ते हैं? एक सज्जन कह रहे हैं, वैसे तो बीजेपी के सारे ही ऐसे हैं, पर फिर भी एक कह रहे हैं कि आदमी इतना बचा लेगा, जो उसको तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह में से कम 8-10 लाख रुपए वो बचा लेगा। इसलिए लगभग 11 लाख रुपए वो जो उसे नौकरी जब उसकी खत्म हो जाएगी 4 साल बाद, उसकी ठेका खत्म हो जाएगा, तो 11 लाख के लगभग वो 10,71,000 और तकरीबन 8-9 लाख ये, तो इस तरह से मिला के 20 लाख रुपए हो जाएंगे। और 24 साल की उम्र में अगर आप 17.5 साल, जैसे उम्र रखी गई है कि 17.5 साल से 21 साल की उम्र रखी गई है अग्निवीरों के लिए, जिससे वो इस अग्निपथ योजना में शामिल हो सकेंगे। दूसरे दिन बना देंगे, जब आंदोलन हुआ तो 21 को 23 कर दिया गया। और अब इसके बाद ये और चीजें कही जा रही हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आपको सेना से निकाल दिया जाएगा, लगभग 75% अग्निवीरों को। हालांकि ये भी स्टेटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि जो कहा गया है वो कहा गया है कि अप टू 25%, अप टू 25%, यानी 25% तक को परमानेंट उसमें जॉब दिया जाएगा सेना में, बाकी 75% को अप टू, यानी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 25% तक को 4 साल बाद नहीं निकाला जाएगा, सेना में रखा जाएगा। लेकिन ये अप टू है, ये 25 की जगह 24 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, 5% भी हो सकते हैं। अप टू है ना, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये नहीं है कि केवल कि 25% को रखा जाएगा, 75% को निकाला जाएगा, ऐसा नहीं। अप टू 25% तक को रखा जा सकता है, संभावना है, हो सकता है सभी को निकाल दिया जाए। तो अगर व्यक्ति 17.5 साल की ही उम्र में भर्ती हो गया तो 21.5 साल की उम्र में वो बाहर आ जाएगा, और जो 21 साल की उम्र में भर्ती होगा तो ज्यादा से ज्यादा 25 साल की उम्र में बाहर आ जाएगा। और अब जिस तरह से इस फर्स्ट चांस के लिए 23 उम्र कर दी गई है, तो ज्यादा से ज्यादा 27 में, जिनके 23 है वो 27 में आ जाएंगे बाहर। ये सारा इसका क्राइटेरिया है। अब जो एक और मजेदार चीजें जो कल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद में, 2 दिन तक बात हुई है राजनाथ सिंह जी से, जो रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेना प्रमुखों की और उनकी, और उसके बाद में जो कल फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि इसके बाद में, ये सब बाद के डेवलपमेंट है, पहले नहीं था। बाद के डेवलपमेंट में क्या हुआ, उम्र 21 से 23 कर दी गई, और अब ये कहा गया कि गृह मंत्रालय के माध्यम से कि जो केंद्रीय पुलिस बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, यानी जैसे CISF है, CRPF है, BSF है, ये जो हैं, इनमें 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। इन सारी चीजों को एनालाइज करने की, इनका परीक्षण करने की जरूरत है। तो इसको एक एक करके इसका परीक्षण करते हैं साथियों। इसके कई एस्पेक्ट हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये जो, और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक बात और कही कि राज्यों से भी यह कहा जाएगा, और राज्यों से मिल भी रहा है फीडबैक, राज्य कह भी रहे हैं कि हम उन्हें अपने यहां पर सेना में, अपने यहां पर पुलिस में उनको नौकरी में लेंगे। आज एक और चीज, आज ही आई है
कुछ उद्योगपतियों ने भी कहा है कि हम इनको अपने उसमें लेंगे। और कल एक और चीज आई है कि जो फिक्की है, जो उद्योगपतियों की दो बड़ी संस्थाएं हैं हमारे देश में, एक फिक्की और एक CII, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज करके है। तो ये जो दो बड़ी संस्थाएं हैं CII और फिक्की, इन्होंने कहा है कि जो वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड जो सैनिक, ये अग्निवीर बाहर आएंगे, हम इंडस्ट्री जो है उनका स्वागत करेगी, उनको लेगी। पहली चीज समझने की यह है साथियों कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों में यानी अर्धसैनिक बलों में, जैसे मैंने बताया CRPF, CISF, BSF वगैरह, इनमें असम राइफल्स में, इनमें लेंगे। और साथ में राज्यों में पुलिस राज्यों की जो है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी, 10% आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है जिससे हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी किस तरह से सरकार झूठ बोलती है, गुमराह करती है। हालांकि मोदी सरकार के विषय में और प्रधानमंत्री मोदी के विषय में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। हर चीज आपके सामने है, जो शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने बोला, और वो झूठ के अलावा कुछ नहीं था। 2 करोड़ रोजगार की बात थी। अभी खुद उनके एक मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, सुशील मोदी, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल के कार्यकाल में 6,98,000 नौकरियां दी। 6,98,000, यानी 8 साल में आप 8 लाख नौकरियां भी दे नहीं सके। वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने का। तो प्रधानमंत्री के विषय में कुछ और कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अभी 60,000 पुलिस वालों की भर्ती हुई। जो वहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 10% जो आरक्षण की बात है, जैसा अब कहा जा रहा है इन अग्निवीरों के लिए, तो उनके लिए 10% आरक्षण की बात थी। तो 60,000 में से 6,000 भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाना था। आपको मालूम है कितने लोग लिए गए? मात्र 6। ये इनके कहने और करने में कितना जमीन आसमान का अंतर है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहा जा रहा है आपको, लेकिन लेंगे नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं लेंगे। ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो 46,000 ये अग्निवीर लिए जाएंगे, इन अग्निवीरों में से अगर हम मान लेते हैं अप टू 25%, पर यही मान लें कि 25% को वहां पे परमानेंट सेना में नौकरी मिल जाएगी, और जो 75% हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो 75% कितने होते हैं? 46,000 में 34,500, यानी 34,500। तो जो 10% अर्धसैनिक बलों में आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे 34,500 लोग भर्ती किए जाएंगे उसमें हर साल? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन सबको भर्ती करना है तो कम से कम 3.5 लाख पोस्ट, 3.5 लाख की भर्ती हर साल अर्धसैनिक बलों में होनी चाहिए। आप समझते हैं कि हो नहीं सकती। झूठ, कोरा झूठ। अगर अर्धसैनिक बलों में ही इतनी की भर्ती होती तो फिर सेना में क्यों नहीं कर लेते? सरकार बात कर रही है क्योंकि इनकी पेंशन और तनख्वाह में जितना बजट है, जो सेना का बजट है, वो सेना का बजट लगभग 6 लाख करोड़ है, जिसमें से 2.5 से 3 लाख करोड़ सिर्फ जो सैनिक हैं, वर्तमान सैनिक और भूतपूर्व सैनिक, उनकी तनख्वाह यानी उनका वेतन
और उनकी पेंशन देने में खर्च हो जाता है। इसलिए इतना बड़ा जो भार है उसको कम करने के लिए यह स्कीम ठेकेदारी पर निकाली गई है। तो किसी भी हालत में 3.5 लाख अर्धसैनिक बलों की जो भर्ती हर साल नहीं होगी। अब यह बताएं, अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि जितनी भर्ती होगी, माना 50,000 की होगी, 60,000 की होगी, इतनी भी होगी नहीं, तो इतनी जो होगी, मान लीजिए एक बार को कि 50,000 लोगों की 50,000 की भर्ती अर्धसैनिक बलों में हर साल होगी, तो ये जो बाकी हैं 50,000 के हिसाब से 10% हो गया तो 5,000 लेने पड़ेंगे। अगर 5,000 लेते हैं तो निकले कितने हैं? 34,500। और 50,000 की भर्ती में 5,000 भी अगर 10% आरक्षण दे दिया, वो ले लिए, तो कितने आए? 5,000। 34,500 में से बचे कितने? 29,500। वो 29,500 कहां जाएंगे? 29,500 कहां जाएंगे? मैं लिख के दे सकता हूं, एक व्यक्ति को जॉब नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति को। और इस पर जो पूरी सेना का अपमान किया जा रहा है, या अग्निवीर जिनको कह रहे हैं उनका जो अपमान किया जा रहा है, सैनिकों का जो अपमान किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, वो एक और बड़ी घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। बीजेपी के शायद महासचिव हैं, केंद्रीय महासचिव हैं विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय। वो कहते हैं कि जो अग्निवीर आएंगे, अगर वो माना बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी की नौकरी मांगेंगे, तो मैं उनको प्राथमिकता दूंगा। यानी आपको बीजेपी के दफ्तरों में चौकीदार बनाया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। और देश में जो हालत है उसके हिसाब से, यानी एक सैनिक, उसको चौकीदार के लिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ के जो जी कृष्ण रेड्डी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर आएंगे, ये अच्छे ड्राइवर होंगे, अच्छे इलेक्ट्रीशियन होंगे, अच्छे धोबी होंगे, अच्छे चौकीदार होंगे। ये जो चीजें कही जा रही हैं कि इनको जो है इसमें जॉब मिल सकता है, यानी कि ये एक सैनिक, जिसके लिए सेना में होना, एक सैनिक होना ही सबसे बड़े गर्व की बात, एक बड़े सम्मान की बात है, उसको बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के महासचिव करके नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता, एक चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक धोबी, एक इलेक्ट्रीशियन और एक ड्राइवर, इसकी नौकरी तक ही वो सीमित रखे। और सुनने में एक बात और आई है, बड़ी गंभीर बात है साथियों। बीजेपी के एक एमपी हैं मिस्टर सिन्हा, उनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी चलती है। सुनने में आया है कि ये जो योजना लाई गई है, ये ऐसे लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो लाई गई है, ताकि उनके द्वारा सुझाव दिया गया है, उसके आधार पर लाई गई है, ताकि एक अच्छे उनको सिक्योरिटी गार्ड के लिए लोग मिल सकें, ट्रेंड लोग मिल सकें। आप समझ रहे हैं किस तरह की स्थिति है। बहुत बड़े एक पत्रकार हैं शीतल पी सिंह जी, उन्होंने, शीतल पी सिंह जी ने ये बात कही है एक मीडिया को, एक यूट्यूब चैनल पर वार्ता के दौरान। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो क्या मतलब जो सेना में देश की रक्षा के लिए लोग गए हैं, आने के बाद में 4 साल बाद जब उनका ठेका खत्म हो जाएगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा, तो उन्हें इन कारपोरेट हाउस में, इन उद्योगपतियों में, यहां इनके यहां चौकीदारी की नौकरी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। यह सम्मान है। बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो भी लोग होंगे, अब तो निकाल भी दिया एड, उसमें कहा कि जो 8वीं और 10वीं पास हैं उनको लिया जाएगा।
और 10वीं पास भी है तो उनको जब 4 साल होकर आएंगे तो उनको 12वीं क्लास पास करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वो आगे बीए में एडमिशन ले सकें अगर पढ़ना चाहें तो। कितनी बढ़िया स्कीम आपको चलाई जा रही, दिखाई जा रही है। और यह पहली बार है भारत के इतिहास में कि सेना में भी ठेकेदारी प्रथा जो है मोदी सरकार लागू कर रही है। ठेकेदारी प्रथा, जब ठेकेदारी प्रथा के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे थे, हमने भी कई आंदोलनों में भाग लिया। दिल्ली में आज भी आंदोलन चल रहा है। जो एमसीडी में ठेका प्रथा है उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए आज भी आंदोलन चल रहा है। सड़क पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि क्लास डी, क्लास 4th यानी डी की जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी सब ठेके पर कर दी गई। और इसके ऊपर जो क्लास सी की हैं, क्लास सी में भी कॉन्ट्रैक्ट पर कि भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसे आपकी ये स्थिति है कि 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। तो ओवरऑल भी क्लास 3 में भी यानी क्लास सी में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रथा चल रही है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आप सब समझ रहे हैं, नहीं है तो समझ में आ जाएगी आने वाले समय। अब रही बात यह कि ये जो मैंने आपको बता दिया कि सरकार झूठ बोल रही है, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। 4 साल आने के बाद में जो कह रहे हैं आपको कि आपको अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता देंगे, पुलिस में प्राथमिकता देंगे, कहीं नहीं देंगे। पिछले कई साल से लगातार ये भर्ती जो है पूरी तरह से बंद है। सरकार की आर्थिक हालत इतनी बुरी है, देश की आर्थिक हालत इतनी बुरी है, कहीं नौकरी नहीं है। आपको मालूम है एक आंकड़ा, 2 आंकड़े मैं आपको बताता हूं तो आपको उस चीजें समझ में आ जाएंगे। एक एजेंसी है जिसका कहना है कि देश में 90 करोड़ लोग रोजगार करने के काबिल हैं, लेकिन बड़ी दुखद स्थिति है कि 45 करोड़ लोग रोजगार उन्हें मिल सकेगा इस देश में आज की तारीख में कहीं भी, ये आस ही छोड़ सके हैं, ये उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि उन्हें किसी को भी रोजगार मिल जाएगा। 45 करोड़ लोगों की स्थिति है। और जो आप जैसे नौजवान हैं, क्योंकि इस देश की नौजवानी को, इस देश के नौजवानों को, उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आशाओं को, सबको इस अग्निपथ की चिता में जलाने का यह काम कर रही है सरकार। इस देश में आज की तारीख में, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, करीबन 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और जिनमें से 22 करोड़ में से 6 करोड़ के लगभग 6 करोड़, पौने 6 करोड़ के लगभग वो लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने क्या योजना लाए हैं, क्या योजना लेकर आई है, आपके सामने है। और एक बहुत बड़ी मजेदार बात कि ये जो योजना है, इस योजना से पहले जो नौजवान साथी हमारे पहले अपना फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, उन्हें केवल रिटन देना था, उसके बाद उनका रिजल्ट आके उन्हें ज्वाइन करना था। अब वो सारा सब कुछ खत्म कर दिया गया है। यानी कि जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था, फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था, ऐसे हजारों लाखों नौजवान जो हैं, अब उनको दोबारा से फिजिकल भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी देना पड़ेगा और वो भी देना पड़ेगा रिटन टेस्ट भी। तो यानी कि पहले की उनकी जो मेहनत थी सब मिट्टी में मिला दी सरकार। और अब मैं उस बात पे आ रहा हूं जिस बात पे सरकार रोजगार देने की जो बात है, निश्चित रूप से यह रोजगार सरकार आपको नहीं दे सकेगी। गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है कि आपको 10% आरक्षण देंगे। इसके अलावा साथियों, जो उद्योगपति कह रहे हैं, यह जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 70 उद्योगपति हैं जिन्होंने कहा है कि हम उनको जो है अपने यहां पर जॉब देंगे, किसी को जॉब नहीं देंगे। क्योंकि एक आंकड़ा है, इसको आप समझ ले, एक आंकड़ा है। सरकारी क्षेत्र में जितने लोग काम करते हैं
उसके जो प्राइवेट क्षेत्र में आते हैं मात्र 20% लोग ही उस सारे काम को संभालते हैं। बल्कि एक जगह तो यह भी है आंकड़ा कि अगर सरकारी क्षेत्र में 20 लोग काम कर रहे हैं तो प्राइवेट में उस काम को करने के लिए केवल और केवल 1 या 2 लोग रखे जाते हैं। आप समझ लें इसको, 1 या 2 लोग, यानी मात्र 10%। पर एक बहुत मोटा आंकड़ा है जिसको सरकार भी मानती है कि अगर प्राइवेट क्षेत्र, अगर सरकारी क्षेत्र में 100 लोग काम कर रहे हैं और वही संस्था या वो उद्योग या वही जो इंडस्ट्री है वो अगर प्राइवेट हाथों में चली जाए तो वो 100 लोगों की जगह ज्यादा से ज्यादा 20 लोग काम करेंगे, 80 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यही सब कुछ चल रहा है। देश को जिस तरह से बेचा जा रहा है इसी तरह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो जब जो प्राइवेट हैं उनका सबसे पहला काम है कि अधिक से अधिक लोगों को बाहर करो, कम से कम लोगों से काम लो और टेक्नोलॉजी से काम लो, तो तुम्हें नौकरी कहां से देंगे वो? क्योंकि वो सरकार के पिछलग्गू हैं, सरकार से उनको फायदा हुआ है, इसलिए वो आज सरकार की भाषा बोल रहे हैं आपको गुमराह करने के लिए। अब एक चीज पर और आते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से ना तो सरकार जो कह रही है वो वादा पूरा करेगी, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में, और दूसरे ये जो उद्योगपति कह रहे हैं ना इस जगह आपको नौकरी मिलेगी। अब मिलेगी भी तो क्या मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड। कितने पैसे मिलते हैं? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। और आप करके आएंगे कितनी? 40,000, 30 से 40,000 की आप करके आएंगे। हालांकि जो आपको 30 से 40,000 जो वेतन दिया जाएगा महीने का, वो भी सरकार में जो चपरासी को पैसा मिलता है उससे कम है, ये आपको दिया जाएगा। और उसमें भी अब मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे सरकार ने कहा है कि 30 से 40,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो ये कैसे कैसे मिलेंगे आपको मैं बताता हूं। सरकार ने कहा है कि पहले साल में आपको जो 30,000 से शुरू होगा, हकीकत में सरकार के हिसाब से 30,000, लेकिन जो आपको मिलेगा हाथ में वो 21,000। ये जो 9,000 हैं ये आपके उस फंड में जाएंगे जिसको आप ग्रेचुइटी कह लो या कुछ भी कह लो, जो आपको मिलने वाला है पैसा 4 साल नौकरी आपकी खत्म होने के बाद उसमें जमा होंगे। तो जो पहले साल में मिलेंगे 30,000, उनमें से 21,000 एक्चुअल में मिलेंगे, 9,000 उसमें जाएंगे। दूसरे साल में जो आपको मिलना है वो मिलेंगे आपको 33,000, और उस 33,000 में से एक्चुअल में आपको मिलेंगे 23,100 रुपए। बाकी जो आपके हैं वो सारे के सारे पैसे उस फंड में जमा होंगे। इसके बाद जो आपको तीसरे साल में मिलेंगे, तीसरे साल में आपको सरकार बता रही है कि 36,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में आपको कितने मिलेंगे? एक्चुअल में आपको मिलेंगे 26,500। बाकी जो पैसा है 11,500, ये लगभग आपका करीब 10,000 वो सीधा आपका वहां जाएगा। उसमें जो आपको आखिर में मिलेगा नौकरी खत्म होने के बाद 4 साल बाद। और जो चौथे साल में आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअल में आपको, जो 40,000 की बात कर रहे हैं, जो 40,000 आपको मिलेगा, उस 40,000 में से एक्चुअल में आपको मिलेगा 28,000। जो 12,000 है वो जाएगा आपके उसमें, जो 4 साल बाद आपको नौकरी खत्म होने के बाद। तो ये इस तरह से आपको पैसा मिलेगा। अब साथियों इसको जरा कैलकुलेट करना, मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी और की बात छोड़िए, इस देश के प्रधानमंत्री पे जो खर्चा होता है आप सिर्फ उसको कैलकुलेट कर लीजिए। प्रधानमंत्री पर जो खर्चा होता है, उनके विज्ञापनों पर जो खर्चा होता है, हर दिन 4 करोड़ रुपया उनके विज्ञापनों पर खर्चा होता है। तकरीबन 2 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए पर मिनट के हिसाब से उन पर खर्चा होता है। ये प्रधानमंत्री का खर्चा है, विज्ञापनों पर होता है।
और जो टोटल आप पर खर्चा होगा, मैं 4 साल में बता रहा हूं, 4 साल में ये 46,000 जो अग्निवीर हैं, इन पर, इनकी तनख्वाह पर जो खर्चा होगा उसको हम 40,000 ही मान लेते हैं, सीधे सीधे 40,000 मान लेते हैं। हालांकि उतना है नहीं, पहले में 30,000 और फिर बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंचेगा, लेकिन सीधे सीधे 40,000 मान लेते हैं। तो 40,000 इन 46,000 अग्निवीरों के लिए जो 4 साल में सरकार का खर्चा हुआ, कितना हुआ? 8,202 करोड़ रुपए, 8,202 करोड़। और इसमें जो सरकार अपना मिलाकर देगी कि जब आपको 4 साल बाद निकाला जाएगा, जो मिलाकर देगी उसको मिलाकर तकरीबन, इन सब की बात कर रहा हूं मैं, 46,000 पर जो 4 साल में खर्चा होगा, 1 साल की बात नहीं मैं कर रहा, 4 साल में जो खर्चा होगा इन 46,000 अग्निवीरों पर, वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए होगा, बस 11,000 करोड़। और वो भी 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो 40,000 करोड़, ये 11,000 करोड़ 40,000 अग्निवीरों पर। प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज में चलते हैं, पता है उसकी कीमत क्या है? 8,500 करोड़। 2 लेके आ रहे हैं, 17,000 करोड़। जो प्रधानमंत्री जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, उस सेंट्रल विस्टा की कीमत 23,000 करोड़। नई संसद जो बना रहे हैं और विस्टा जो बना रहे हैं, 23,000 करोड़, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो पुरानी संसद है उसी में अगर अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर को बुला के अगर तरीके से पूछा जाता, तो अगर 800 850 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की बात थी तो उसी में वो हो जाती, उसके लिए पूरी है वो। लेकिन नहीं, दिखाना है कि नहीं मैं कर रहा हूं, मोदी। यह है प्रधानमंत्री का खर्चा। तो यानी कि जो 46,000 अग्निवीरों को पैसा मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री अपने जहाज पर खर्च कर रहे हैं, अपने विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। यह है स्थिति। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल में 9 लाख करोड़, समझ रहे हैं आप मेरी बात, 9 लाख करोड़ से ज्यादा, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आज भाषा बोल रहे हैं कि इनको अग्निवीरों को हम देंगे नौकरी वहां से आने के बाद, इनके 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। 9 लाख करोड़ रुपया इनका कर्ज माफ किया है। और इसके अलावा हर साल इनको 5 से 6 लाख करोड़ की जो कर हैं, टैक्स हैं, उस टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है। और इसके अलावा 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और उसके अलावा उन पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया और बैंकों का कर्जा है। सेना के लिए नहीं है उनके पास। सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें सेना में ठेकेदारी प्रथा रखनी पड़ेगी। ठेके पे लाएंगे सैनिक, और ठेके पे लाकर देश के प्रति किसी का कितना भाव होगा, इस बात का एहसास आप सब कर सकते हैं। सेना में भर्ती केवल एक रोजगार नहीं है, ये बड़े स्वाभिमान, बड़े गर्व, बड़े सम्मान की बात है कि कोई व्यक्ति सेना में नौकरी करे, सेना में जाके देश की सेवा करे, हंसते हंसे जब जरूरत हो तो देश के लिए अपना बलिदान दे। ये बड़े गर्व सम्मान की बात है। और इसीलिए जब कोई शहीद होता है सैनिक और उसका पार्थिव शरीर उसके घर आता है, तो आसपास उसके गांव नहीं, गांव और उसके आसपास के गांव शहरों के लोग इकट्ठा होते हैं, इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है। उस परिवार का बड़ा सम्मान होता है जिससे कोई व्यक्ति सेना में जाता है। सब खत्म कर दिया आपने। इस देश के नौजवानों को अग्निपथ की भट्टी में झोंक दिया सरकार ने, और अब सेल्समैन की तरह उसके फायदे गिनाने में लगी है। कोई फायदा होना नहीं है, करना नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है। सरकार कह रही है कि हमें नौजवानों की जरूरत है।
क्या व्यक्ति 25 साल में बूढ़ा हो जाता है? 27 साल में बूढ़ा हो जाता है? 30 साल में उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है? 35 साल में उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है? अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो ये जितने भी नेता हैं जो 70, 72, 72, 75, 80 साल के हो गए, ये काहे के लिए पैटे निकाल के बाहर करो ना? और ये जो ऑफिसर्स हैं जो 60 साल तक के हैं, इवन जो सेना में भी जो ऑफिसर्स हैं जो 60 साल तक सर्विस कर रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? निकाल के बात करो, सेना में है ना। अगर सैनिक को जवानी की जरूरत है या जवान सैनिकों की जरूरत है तो ऑफिसर्स भी कम से कम कुछ रेशो में तो जवान होने चाहिए। फिर 60 साल के क्यों है वो? उनको भी निकाल के बाहर करना चाहिए। अगर इनकी वेतन पर, इनके पेंशन पर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन जो ले रहे हैं ये एमएलए, एमपी, किस काम के हैं? ये देश को तबाह करके रख दिया इन्होंने। निकाल के बाहर करो इन्हें, सब कुछ सिर्फ ठेके पर रखो। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री की इस देश को? जब सब कुछ निजी हाथों में जाना, सब कुछ ठेके पे ही देना है, सब कुछ तबाही होना है, तो फिर प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? 70, 72 जितने भी साल के हों, क्या जरूरत है उनको? हटाओ ना, तो वहां बूढ़े चल जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इनको समझने की बहुत जरूरत है साथियों। मैं नहीं मानता, और मैं नहीं, मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं जो इस बात से सहमत होंगे कि 25 साल में, 27 साल में, 30 साल में कोई 35 साल तक कोई बूढ़ा नहीं होता। खूब ऐसा ही जोश होता है। कहने वाली बातें हैं, जो मन में आए कहा जाए। आप अपनी योजना को सही बनाने के लिए जो चाहो कहो, लेकिन जोश कम नहीं होता। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उनकी उम्र भी देख लो, उनकी औसतन उम्र भी, वो उम्र भी 30 के आसपास ही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कहा जा रहा है। कोई भी इस तरह के काम होते हैं, कोई भी ऐसी योजना होती है तो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन होते हैं। और जब सामाजिक राजनीतिक आंदोलन होते हैं उसमें मुकदमेबाजी भी होती है, एफआईआर भी होती है, लेकिन जैसे वो आंदोलन खत्म होते हैं, उनका हल निकल जाता है, तो उसके साथ ही मुकदमे भी खत्म हो जाते हैं। पर बड़े अफसोस की बात, ये सारे नौजवानों के लिए बहुत ही एक दुखद पहलू है कि कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना की अधिकारियों की तरफ से, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी द्वारा कहा गया, उसने पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जो लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनका क्या करेंगे, उन्हें लेंगे कि नहीं लेंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा था कि नो, उनको नहीं लेंगे। जिनके खिलाफ भी एफआईआर है, जो भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उनको नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो लाखों नौजवान इस देश का भविष्य जो है, जिन्होंने भी भाग लिया है, उनमें से किसी को भी सेना में नहीं लिया जाएगा, किसी को भी। और पहचान कैसे की जा रही है, यह भी बड़ी मजेदार बात है। पहचान इस तरह से की जा रही है कि जो उनके मोबाइल हैं, उन मोबाइल नंबर्स के जहां भी प्रदर्शन हो रहा है, उनकी टावर के अंदर में, उस एरिया में, उसमें जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं, उन मोबाइल नंबर से पहचान करके एफआईआर की जा रही है। यह स्थिति है। यानी कि जो भी प्रदर्शन में भाग ले रहा है, उसके पास मोबाइल है, उसने मोबाइल उस समय यूज किया है, कोई भी बात है, उसकी उस टावर के तहत उसकी रेंज आ जाएगी, उस टावर में वो आ जाएगा कि हां ये मोबाइल यहां पे था इस समय, उसको एफआईआर उसके खिलाफ होगी और उसको अरेस्ट किया जाएगा, मुकदमा चलेगा और उसको सेना में नहीं लिया जाएगा। जबकि सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में कभी भी ऐसा होता है तो तुरंत वो एफआईआर खत्म हो जाती है जैसे आंदोलन का हल निकलता है। लेकिन यहां बिल्कुल स्थिति अलग है। अनुशासन की बात कह के ये सब कहा जा रहा है, उनको नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है साथियों, और इन गंभीर परिस्थितियों में आपको धमकाया गया है। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बात कही गई है, नहीं, उन्हें नहीं लिया जाएगा, ये एक धमकी है। इस देश के नौजवानों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरकार के गलत फैसले के विरोध में कोई भी काम करेंगे
प्रदर्शन करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो आपको सेना में नहीं लिया जाएगा। आप चाहे जो भी हो, कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, आपको नहीं लिया जाए। यह स्थिति है साथियों। इस स्थिति, क्या ये तानाशाही नहीं है? और ये एक अनपढ़ और कायर प्रधानमंत्री का एक घिनौना चेहरा नहीं है जो सब आपके सामने आ रहा है साथियों? जो अपने आप को सेना के पीछे छुपाकर सारा खेल खेल रहा है। जो काम, ये फैसला सरकार का है, सेना का नहीं। तो सेना को सामने आने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेना को सामने लाया गया है। सैनिक अधिकारियों के माध्यम से ये सारी चीजें की गई हैं और खुद बिलों में छुपे बैठे हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। यह है देश का दुर्भाग्य है। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अब सरकार ने फैसला कर लिया है। नौजवानों को मेरा एक ही संदेश है साथी, सरकार फैसला कर चुकी है, पीछे नहीं हटेगी। तो आपके पास, हम सबके पास संघर्ष करने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। हमें संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा, लगातार करना होगा, जब तक सरकार इस योजना को वापस ना ले और पहले की तरह सेना में भर्ती ना होने लगे। पिछले 8 साल में जो सेना में भर्ती हुई, उनका औसत जो निकल कर आता है वो 45-46 हजार है। जबकि उससे पहले जो सेना में भर्ती होती थी वो लगभग 80 हजार के लगभग हर साल होती थी। और अब पीछे से जो 8 साल में हर साल का जो औसत है वो 46 हजार, और अब ये 46 हजार आपके सामने है। लगभग 60 से 70 हजार के बीच में सैनिक हर साल रिटायर हो रहे हैं। इस समय भी तकरीबन 1.25 लाख सैनिकों की भर्ती की जरूरत है। 1.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी। तो मेरा आपसे निवेदन है साथियों, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आप सबको इकट्ठा होकर, मिलकर, तालमेल के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष पूरी तरह से शांतिपूर्वक होना चाहिए। संघर्ष पूरी तरह से प्रजातांत्रिक तरीकों से होना चाहिए। संघर्ष और आंदोलन पूरी तरह से संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए। जैसे पहले के आप 2 कम से कम आंदोलनों के विषय में मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें मैं पूरी तरह से शामिल रहा हूं। एक CNRC का आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरे देश में था। सरकार की हिम्मत नहीं है कि कानून पास कराने के बाद भी आज भी उसे लागू कर सके। कोरोना की आड़ में उस आंदोलन को खत्म किया गया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। ठीक इसी तरह से 13 महीने चला किसानों का आंदोलन, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से था, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल था, अनुरूप था, पूरी तरह से शांतिपूर्वक था और पूरी तरह से अहिंसक था। और आखिर में इसी सरकार ने, इसी प्रधानमंत्री ने किसानों के सामने घुटने टेके और कृषि कानूनों को वापस लिया। यह निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर हमने ईमानदारी से आंदोलन किया तो यह योजना भी वापस होगी। मतलब ही नहीं है कि ना हो। बेशक कितने भी कहते हैं कि हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया, हमने जारी कर दिया, हम जुलाई से शुरू कर रहे हैं और दिसंबर में इसकी पहली जो भर्ती शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो बैच है वो अगले जून से जो काम करना शुरू कर देगा। बेशक कुछ भी कहते रहे सैनिक अधिकारी या जो भी है, सरकार जो चाहे के ले, लेकिन अगर आंदोलन तरीके से किया गया तो निश्चित रूप से यह योजना वापस होगी, सरकार को वापस लेनी पड़ेगी, पर शर्त वही अहिंसक रूप से काम करें। और एक चीज और आपसे कह रहा हूं साथियों, आप ही लोग थे जो इनको वोट देते रहे, आप ही लोग थे जो इनके हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल होते रहे, आप ही लोग थे जो इनके अंधभक्त बने रहे। अब देख लिया आपने कि किस तरह से
कितने सुनियोजित तरीके से, कितने घिनौने तरीके से इस देश के नौजवानों का भविष्य, उनकी उम्मीदें, उनके सपनों को जलाकर राख कर दिया। ये योजना अग्निपथ योजना भर्ती की योजना नहीं है। ये योजना इस देश के नौजवानों के भविष्यों को जलाने वाली उनकी धधकती चिता की योजना है। और 1 रैंक 1 पेंशन की बात चली थी, या तो खत्म कर दिया, नो रैंक नो पेंशन। और एक मजेदार बात याद आ गई मुझे कि आप जो सामान्य सैनिक जो होते हैं उस तरह का भी आपको दर्जा मिलेगा नहीं। और पेंशन तो मिलने का मतलब ही नहीं है, आपको जो है वही पैसे मिलेंगे। और इसके अलावा जो सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद में जो सुविधाएं मिलती हैं वो कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जैसे जीवन भर कैंटीन से सामान की सुविधा, जीवन भर मेडिकल फैसिलिटी, जीवन भर पेंशन, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ठेका पड़ता है ना। इसलिए साथियों बहुत तरीके से आंदोलन करना है। और एक चीज और मैं कहूंगा, इस देश में ये बीजेपी ही है जो हम सबको हिंदू मुस्लिम के रूप में लड़ाने का प्रयास करती है और देश को तबाह करने के लिए लगातार लगी हुई है, आरएसएस और ये बीजेपी। जब तक आप आरएसएस और बीजेपी के बहकावे में आते रहोगे, हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई में अपने आप को शामिल करते रहोगे, आप सबका यही हश्र होगा। ये किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का तो सीधा ही है कि हम दो और हमारे दो, मोदी खुद और अमित शाह और दोनों अंबानी और अडानी, बाकी कुछ और उद्योगपति नहीं और कुछ नहीं। बाकी देश भाड़ में जाए, कोई लेना देना, देशवासी भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से तबाह कर दिया, आर्थिक स्थिति देश की इतनी बुरी कर दी जिसकी कोई हद नहीं। उस सब के बावजूद भी एक और मजेदार आपको बात बताता हूं, यहीं पे कि कोई किसी तरह की जो नौकरी नहीं दी जा रही है, उस सब के बावजूद भी जो सरकार का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो और सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनके लिए सब सारी सुविधाएं सब बढ़ती चली जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च बढ़ता चला जा रहा। लेकिन सेना को कमजोर करना, सेना को अपमानित करना, यह कहां की रीत है? उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है अगर 6 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ भी, 2.5 से 3 लाख करोड़ इस देश के सैनिकों के वेतन और पेंशन में चला जाता, तो क्या फर्क है? उस देश के तो लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए लगाया, देश के लिए लगाया, देश की सेवा में लगाया, सेना में सेवा की है उन्होंने। अगर उनको ये वेतन और पेंशन मिलता तो इसमें क्या बुरा क्या है? इधर उधर जो खर्चे किए जाते हैं उन सबको हटा के, जो बेकार के हैं उनको हटा के, इसमें जो आप टेक्नोलॉजी अगर आप लाना चाहते हैं सेना में, तो उसमें लगाइए आप, वो पैसा वहां से यहां लाइए, करिए आप इस खर्च को बढ़ाकर। जो सेना का बजट है उसे करिए आप 6 लाख की जगह उसे 8 लाख करिए, 8 लाख करोड़ कीजिए, तो 2.5 लाख उसमें जाएगा, उसका बढ़ेगा टेक्नोलॉजी। और इससे ज्यादा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार है आप में, उस भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए ना, उस बेईमानी को खत्म कीजिए ना, जो सरकारी पैसे की लूट मचा रखी है उसको खत्म कीजिए ना, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इनको देखने की जरूरत है। और आखिर में संदेश ये दूंगा साथियों कि जब तक इस देश में भाजपा को उखाड़ के आप नहीं फेंकोगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चाहे आप नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कोई भी हो, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए अगर देश की अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंको। 2024 का चुनाव सामने है, इसको उखाड़ कर फेंको। और बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने के लिए एक ही चीज है, पहले ईवीएम को उखाड़ कर फेंको। ईवीएम के आंदोलन में हमारा साथ दो, जो हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं उसमें हमारा साथ दो। और जो आगे आने वाले समय में हम ईवीएम के विषय में जो आंदोलन करेंगे पूरे देश भर में, उस आंदोलन में हमारा साथ दो। ईवीएम नहीं हटेगा, बीजेपी को आप नहीं हटा सकते, बीजेपी नहीं हटेगी, बीजेपी नहीं हटेगी। आपकी समस्याएं
कम नहीं होंगी बल्कि आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। खत्म होने की तो बात ही छोड़ दो, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। कितने गुना बढ़ेंगी आपको पता नहीं है, इसका अंदाजा भी नहीं, एहसास भी नहीं है। इसलिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। इस ईवीएम के आंदोलन को पूरे देश में जन आंदोलन बनाना जरूरी है। और एक बार ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब फिर उसके बाद बीजेपी और आरएसएस को इस देश से उखाड़ के फेंकना है पूरी तरह से। तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब देश में जो पुरानी तरह से व्यवस्था चल रही थी सैनिकों की, उसी तरह से और उसको और बेहतर बनाया जा सकेगा। सैनिकों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसको और अच्छा किया जा सकेगा। यही मेरा कहना है साथियों आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। नमो बुद्धाय। जय भीम, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।